This conference will now be recorded. Okay, good morning all of you. This is Praveen Sahu and today we are going to start a new topic in the chapter which is plane. देखिए लाइन हमने पहले ही पढ़ रखा है. अगर मैं चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है वेक्टर 3D में, तो एक शॉर्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो वेक्टर में तो सबसे पहले तो आपने यही पढ़ा कि वेक्टर क्या होता है. इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. इसका मतलब है कि वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है. तो मैग्नीट्यूड निकालना सीखा आपने कि ओरिजिन से कोई एक पॉइंट दिया है तो उसका डिस्टेंस जो होता है वही, या वेक्टर की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड होता है. वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पढ़ा, वेक्टर के डायरेक्शन नंबर्स पढ़े. दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, पैरेललिज्म पढ़ा. ये सारी चीजें आपने जो है वेक्टर में पढ़ी. सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा. जैसे ही आप लाइन पे आए तो लाइन पे भी आपने देखा कि लाइन का जो इक्वेशन होता है वो वेक्टर फॉर्म में भी होता है, कार्टेशियन फॉर्म में भी होता है. तो लाइन के लिए जो नेसेसरी एलिमेंट है, द मस्ट रिक्वायर्ड जो पॉइंट है वो है कि उस पे एक पॉइंट होना चाहिए और उसका एक डायरेक्शन नंबर होना चाहिए. if line has a direction number and it is passing through a given point, it means that we can determine the equation of the line uniquely. तो लाइन के इक्वेशन में ही सारा रहस्य छुपा हुआ है. उसके जो क्वेश्चंस आप बनाते हो, तो चाहे वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो, डायरेक्शन रेशियोज हो, चाहे आप लाइन के वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, या एनी पॉइंट भी अगर आपको निकालना है, एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको समझना बहुत जरूरी है लाइन के. देन लाइंस कब स्क्यू होते हैं, कब पैरेलल होते हैं, कब परपेंडिकुलर होते हैं, उनका डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में बात की. देखिए अगर इन सारी चीजों को अगर आप एमटीजी के क्वेश्चन, स्पेशली जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है, जब तक आप वहां से नहीं बनाते हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग में प्रॉब्लम जाएगी. क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, जितने अच्छे लेवल के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपका कंसेप्ट उतना ही बिल्ड होता है. और मैथमेटिक्स में कंसेप्ट बिल्डिंग कोई एक दिन का काम नहीं होता है. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, एक एक लॉन्ग स्पान लगता है पूरे उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में. काफी मेहनत लगती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और स्टेप बाय स्टेप और बहुत धीरे धीरे, जैसे किसी कपड़े को बुना जाता है ना, आराम से धीरे धीरे, उस तरह से कोई कंसेप्ट बिल्ड होता है. तो आप इन सारी चीजों का, इन बातों का आप ध्यान रखिए. और वापस से कोई कंसेप्ट मिस कर गए हो, नहीं याद आता है, भूल गए हो, तो फ्रस्ट्रेट होने की, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है. स्टार्टिंग से मेहनत करिए, बहुत कम टाइम पे आप रिकवर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये रूल है लर्निंग का, और मैथमेटिक्स में ये बार बार आपको ये फील होगा. देखिए आज का जो टॉपिक है प्लेन जो है, इसके बारे में बहुत छोटी सी बात आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन क्या होता है. जैसे लाइन तो आप समझ गए कि लाइन में एक डायरेक्शन नंबर होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है. तो आपने देखा कि आर माइनस ए करने से लेमडा टाइम्स बी हो जाता है. ठीक है, तो आर माइनस ए का कंसेप्ट क्या था कि आर कोई भी पॉइंट था लाइन पे, एक गिवन पॉइंट था. जब भी दो पॉइंट को माइनस करते हैं एक वेक्टर मिल जाता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर. आर वेक्टर एक्चुअल में क्या है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है. वेरिएबल पॉइंट होता है एक्स वाई जेड, उसका पोजीशन वेक्टर होता है. ए क्या होता है, किसी भी नोन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है. तो जब दो पॉइंट को माइनस करते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका मतलब होता है कि आपको एक वेक्टर मिल गया. आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बेसिकली एक वेक्टर है. और जब आप इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स करते हो, इसका मतलब है कि उसमें जो डायरेक्शन है उसी वेक्टर का, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन ही बी है, तो लेमडा टाइम्स बी करते हैं. तो वो एक कंसेप्ट है कि लाइन क्या होता है. तो लाइन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी, यही लाइन है. ठीक है, फाइन. अब प्लेन क्या चीज है, अब ऐसे सोचे तो प्लेन के लिए कंडीशन क्या होगी. ठीक है, तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं. आपके यहाँ पैराग्राफ 1 में लिखा भी है. आदि प्लीज रीड दिस पैराग्राफ. Yes, sir. Consider a plane whose perpendicular distance from the origin is d, where d is not equal to 0. In the नहीं figure ऊपर का 11 point, पैराग्राफ पढ़िए, ऊपर का पैराग्राफ पढ़िए. अच्छा plane वाला. A plane is determined uniquely if any one of the following is known. First, the normal to the plane and its distance from origin is given. That is the equation of the plane in normal form. Second, it passes through a point and is perpendicular to a given direction. Third, it passes through three given non-collinear points.
Now we shall find vector and Cartesian equation of the point. देखिए इस पूरे पैराग्राफ में कुछ बातें लिखी हुई हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। प्लेन का मतलब क्या है, ठीक है। अब प्लेन का मीनिंग समझने के लिए मेरे पास किस तरह के टूल हैं, किस तरह के पहले से मैं हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उनकी हम मदद लेंगे और हम प्लेन समझेंगे। तो प्लेन को मैं आपको दो ही ऑपरेशन में समझाना चाहूंगा, ठीक है। जैसे लाइन को आपने ये समझा कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी है, पैरेललिज्म का कंसेप्ट लगाया उस पर, ठीक है, कि बी उसका डायरेक्शन नंबर है, तो आर माइनस ए भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर भी दे दिया है और उसका डायरेक्शन भी दे दिया, मतलब दोनों जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो आर माइनस ए अपॉन वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा, ये चीज आपने कार्टेशियन फॉर्म में भी किया था, ठीक है। तो वहां एक इस तरह का कंसेप्ट लगा। तो देखो आप चाहे लाइन पढ़ो, चाहे प्लेन पढ़ो, चाहे आप वेक्टर 3D कुछ भी पढ़ो, दो ही ऑपरेशन लगने हर जगह, डॉट प्रोडक्ट लगेगा या क्रॉस प्रोडक्ट। कोई चीज परपेंडिकुलर होगी तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा, कोई चीज पर पैरेलल है तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, और इसके अलावा कोई तीसरी चौथी चीज होती नहीं, ठीक है। तो प्लेन में क्या हो सकता है, क्या चीजें हैं, कैसे इसको समझना चाहिए, ये बात जो है वो ध्यान देने वाले। ये कौन गायब हो गया, ये ब्लैक किसका दिख रहा है, आस्था अग्रवाल, ओके। Prikshit Singh, why your video is not on? वीडियो मस्ट बी ऑन, ठीक है, थ्रू आउट द क्लास। आप वीडियो ऑफ करके नहीं बैठेंगे। देखिए ऐसा है कि मैं आपको समझाता हूं कि प्लेन क्या होता है। आप इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन करना है आपको, इमेजिनेशन का बड़ा रोल है भैया यहाँ पे। अगर आप प्लेन समझ गए ना, सिर्फ डेफिनेशन समझ गए, पूरा इसके आगे के जितने क्वेश्चन है मेरे बिना बताए आप सब सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो प्लेन का कंसेप्ट आपके पास आ गया है, ठीक है। प्लेन का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये बिलीव करेंगे कि प्लेन तो आप समझते हैं नॉर्मल, आपके पास कॉपी रखी होगी या जिस टेबल पे आप बैठे होंगे, ठीक है, जिस टेबल पे आपका कंप्यूटर होगा या मोबाइल रखा होगा, वो भी एक प्लेन है, उसी को आप कंसीडर करिए, उसी प्लेन को समझा रहा हूं मैं आपको, जिस टेबल पे आप बैठे हैं, ठीक है। तो आप अपने टेबल को टच करके देखिए, आपको प्लेन जैसी फील आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये प्लेन, ये फीलिंग है, ठीक है, कि चारों तरफ जो है प्लेन जैसे आपको फील आ रही है। लेकिन ये फील बस प्लेन नहीं बताएगा आपको, वो तो आप बहुत पहले से जानते हो, बचपन से जानते हो कि ये प्लेन है और ये प्लेन नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स के टर्म्स में इस चीज को कैसे बताया जाएगा कि ये प्लेन है, इसको मैं कैसे समझाऊं आपको कि ये प्लेन है, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा। तो देखो आप जिस टेबल पे भी बैठे हैं, उस टेबल पे कोई भी पॉइंट रख लीजिए, जहां पे भी आपका मन चाहे उंगली रख लीजिए, ठीक है, वो समझ लीजिए कि कोई एक पॉइंट है। क्या है वो, कोई एक पॉइंट है, ठीक है। तो क्या प्लेन सिर्फ एक ही पॉइंट से पास होगा क्या, नहीं। मैं बोल रहा हूं कि प्लेन को अगर आपको निकालना है, प्लेन का इक्वेशन अगर आपको प्राप्त करना है, तो जैसा लाइन में एक पॉइंट दिया तो काम चल जाता था, लेकिन खाली एक पॉइंट देने से काम नहीं चलता था, उसका डायरेक्शन नंबर भी देता था। अब सवाल आता है, सर लाइन में डायरेक्शन नंबर होता था, क्योंकि वो डायरेक्शन बताता था, ये प्लेन में कहां से डायरेक्शन आ जाएगा। प्लेन में कोई डायरेक्शन होगा क्या, लाइन में तो डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन में है लाइन, उस डायरेक्शन में, प्लेन का क्या डायरेक्शन बताएं, उस पर तो बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं। तो प्लेन के डायरेक्शन को बताने के लिए क्या किया जाए, और क्योंकि वेक्टर जैसी चीज पढ़ रहे हैं, वेक्टर 3D इन्वॉल्व है, तो बिना डायरेक्शन के तो बात होगी नहीं। तो बच्चों ऐसा है कि प्लेन भी किसी ना किसी एक डायरेक्शन से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल, जिस टेबल पे आपने हाथ रखा है, जिस टेबल पे आप टिक के बैठे हो, जिस टेबल पे आपका मोबाइल है, कॉपी किताब है, उस टेबल का भी एक डायरेक्शन है। और उस टेबल का डायरेक्शन क्या है, अब उस टेबल का डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर उसके नॉर्मल का डायरेक्शन है ना। उस पर अगर लाइन खींच दे परपेंडिकुलर, तो उसका एक डायरेक्शन बताएगा कि नहीं। अब उसी प्लेन को थोड़ा टिल्टेड कर दो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कि नहीं नॉर्मल का। तो प्लेन समझने से पहले क्या समझना जरूरी है, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को समझना जरूरी है। और प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वही क्या होता है, उसी का नाम है नॉर्मल, है वो भी वेक्टर। तो नॉर्मल समझ में आ रहा है क्या, पहले प्लेन समझने से पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए, बोलिए क्या समझ में आना चाहिए, नॉर्मल टू द वेक्टर, नॉर्मल सर। ठीक है। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर वेक्टर है जो किसी भी गिवन प्लेन पे होगा। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई सर कि हर प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिक लाइन होगा,
कि बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं? एक ही डायरेक्शन हो सकता है ना, जितने परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे सारे पैरेलल होंगे। एक प्लेन पे अगर आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो सारे पैरेलल होंगे ना भाई आपस में, तो यूनिक डायरेक्शन है कि नहीं है? देयर इज अ यूनिक डायरेक्शन इन द देयर इज अ यूनिक डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ये चीज समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? तो बट एक प्लेन की तो दो अपोजिट डायरेक्शंस भी हो सकते हैं। देखो वो जिस डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं ना, वो देखो अपोजिट डायरेक्शन और ये डायरेक्शन और वो जो डायरेक्शन जो होता है ना, वो एक्चुअल में एक पर्टिकुलर लाइन है, एक लाइन में एक ही डायरेक्शन। अब जैसे आप स्ट्रेट लाइन पढ़े अभी आपने, कितने डायरेक्शन यस थे सर, स्ट्रेट लाइन में? एक ही डायरेक्शन एक था ही ना, जैसे। बस वही हाँ बात है बेटा। वो लाइन जो होगी, ठीक है, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाए या उस डायरेक्शन, बट उसका डायरेक्शन नंबर क्या है? एक ही है। अब ये डायरेक्शन नंबर में होता क्या आदि, मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या आप लोग ये सोचते हो कि सर डायरेक्शन नंबर अगर 1 2 3 है, ठीक है, और अगर -1 -2 -3 है तो डिफरेंट डायरेक्शन, ऑब्वियसली डिफरेंट डायरेक्शन है, बट बोथ द डायरेक्शन लाई ऑन द सेम लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन। व्हाई? बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल। यस सर। ये समझ रहे? अब चाहे ऊपर की दिशा में जाए चाहे नीचे की दिशा में जाए, है तो एक ही पटरी ना, एक ही पटरी पे चल रहे हैं। चीजें समझ में आ रही? हाँ सर। डायरेक्शन का सेंस यहाँ पे उस लाइन से समझने हैं। यहाँ ये जो वेक्टर, क्योंकि आपने लाइन पढ़ लिया, तो नॉर्मल भी एक तरह का लाइन ही है, ठीक है। ये ऐसा लाइन है कि उस परपेंडिकुलर के पैरेलल जाएगा। अब वो कहीं से भी जा सकता है, बहुत सारे पोजीशन हो सकते हैं, किसी पॉइंट से जा सकता है, बट डायरेक्शन उसका एक ही होगा, डायरेक्शन नंबर उसका यूनिक होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर, आ गया। नॉर्मल का डायरेक्शन नंबर समझ में आ रहा है? अब ये नॉर्मल तो समझ गए कि प्लेन के परपेंडिकुलर कोई चीज होती है उसी को नॉर्मल बोलते हैं। अब प्लेन पे भी वेक्टर बन सकता है क्या? जिस जिस प्लेन पे, जिस टेबल पे आपने हाथ रखा है, उस पे लाइन खींची जा सकती है क्या? बहुत सारी लाइन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कितनी लाइन खींच सकते हैं चारुल? आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उस पर कितनी लाइन खींच सकते हो आप? आप बताओ सर। एक सर कितनी भी खींच सकते हैं ऐसा जितने कुछ? चाहे उतने लाइन खींच सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे लाइन का कनेक्शन नॉर्मल के साथ क्या है? तो वो लोग परपेंडिकुलर होगा। बस हो गया, डॉट प्रोडक्ट 0। यहीं से प्लेन का इक्वेशन बनना चालू हो जाएगा। प्लेन पे जितनी भी लाइंस होती हैं वो किसके परपेंडिकुलर होती हैं? प्लेन के नॉर्मल। नॉर्मल और प्लेन का नॉर्मल क्या होता है? यूनिक होता है। प्लेन का नॉर्मल क्या होता है? यूनिक होता है। जहां परपेंडिकुलर की चीज आ जाती है वहीं क्या लग जाता है? डॉट प्रोडक्ट। और यहीं से क्या बनेगा? प्लेन का इक्वेशन निकलना। क्योंकि इक्वेशन का मतलब ही होता है कंडीशन। किसी कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन जो उस पर्टिकुलर शेप को डिफाइन कर दे, ठीक है। वो कंडीशन अगर सफिशिएंट है, उसी कंडीशन पे जो चीज मैथमेटिकल फॉर्मेशन होता है उसी को इक्वेशन कहा जाता है। तो हम प्लेन के इक्वेशन पे अभी आएंगे, और प्लेन के इक्वेशन पे आने से पहले हम कुछ जरूरी बातें पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ 3 पॉइंट लिखा है, एक नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, कुछ चीजें। तो मैं सारे सिचुएशन, प्लेन के क्या पॉसिबल सिचुएशंस हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल सिचुएशन, वो मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, ठीक है। आप जस्ट इमेजिन करते जाइए, ये उंगलियों पे बनते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो की पॉइंट क्या है प्लेन का? प्लेन का की पॉइंट है कि प्लेन का नॉर्मल और प्लेन पे लाइन, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? यस सर। तो देखो, मैं आपको जो बात बोलना चाह रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये कोई प्लेन है, ठीक है। सपोज ये मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पे, मैंने बोला ये कोई प्लेन है। प्लेन पे सर ये नॉर्मल होता है जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और नॉर्मल को मैं हमेशा एन वेक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एन वेक्टर बताता है डायरेक्शन, बताता है नॉर्मल का। क्या बताता है एन वेक्टर? डायरेक्शन नंबर बताता है। क्या बताएगा ये एन? नॉर्मल का डायरेक्शन। तो ये नॉर्मल वेक्टर मैंने लिख दिया। अब वेरिएबल पॉइंट तो लेंगे ही प्लेन पे, तो आपको पता है। अगर मैं कोई एक नोन पॉइंट ले लूं तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा? r माइनस ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? r माइनस ए वेक्टर डॉट नॉर्मल इज इक्वल टू 0। ये लो जी, बन गया प्लेन का इक्वेशन, खत्म, डॉट प्रोडक्ट 0। लाइन पे यही चीज क्या होता था? अच्छा, लाइन पे क्या होता था? बड़ी मजेदार चीजें देखो, प्लेन में परपेंडिकुलर हो जाता है, लाइन में पैरेलल हो जाता है। r माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। ये लो, ये लाइन है, लाइन में पैरेलल हो गया, प्लेन में क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, r माइनस ए। तो क्या n नॉर्मल है, और b क्या था लाइन पे? उसी लाइन पे डायरेक्शन था।
चीजें समझ में आ रही क्या? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ 2 ही चीजें हैं, परपेंडिकुलर वाली चीज और पैरेलल वाली चीज, यहीं से सब कुछ बन जाता है। अब मैं आपको एक कुछ इमेजिन करने के लिए बोल रहा था, कुछ चीजें हैं जो आपको इमेजिन करनी है। अच्छा ये बता दी, जैसे आपने 3D पढ़ा है, 3D 11th क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद होगा आपको? 3 एक्सिस होते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आप इस तरह से चीजें पढ़ते थे। और ये Yes, सब sir. पढ़ने के बाद क्या करते थे कि आप समझ जाते थे कि ओरिजिन कहाँ पे है, एक्स एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस कहाँ है, ऑक्टेंट क्या पोजीशन। अब सपोज कोई एक, आप जिस रूम में बैठे ना, वहां पे कहीं पे आप ओरिजिन एज्यूम कर लीजिए, ठीक है? जहां पे भी आप रूम पे बैठे हैं, उसको कोई एक कॉर्नर को आप ओरिजिन एज्यूम कर लीजिए, और एज्यूम करिए कि आपके रूम में कोई एक प्लेन है, ठीक है? तो ये जो प्लेन होगा वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा ना ओरिजिन से, कि वो उसकी ओरिजिन, ऐसा तो नहीं कि किसी भी प्लेन, कोई भी प्लेन मैं आपको दे दूं उसका डिस्टेंस बदलेगा ओरिजिन से बार बार, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूनिक होगा कि नहीं, हर प्लेन का? बता दो, जितने भी प्लेन होंगे दुनिया में, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, यूनिक होगा कि अलग अलग होगा? यूनिक। हर Unique कोई होगा, यूनिक sir. डिस्टेंस पे होगा, जितने प्लेन होंगे वो हर एक प्लेन का डिस्टेंस यूनिक होगा। भले ही 2-3 पैरेलल प्लेन्स लेंगे, लेकिन सबका डिस्टेंस क्या आएगा, ओरिजिन से अलग अलग आएगा। भले ही उनके डायरेक्शन नंबर सेम क्यों ना हो, भले ही सबके नॉर्मल वेक्टर सेम क्यों ना हो, ठीक है? बट ओरिजिन से डिस्टेंस जो होगा वो सबका अलग अलग होगा। तो ये बात समझ में आ रही है क्या? डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज यूनिक। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा, पहला पॉइंट क्या लिखा है परीक्षित, पढ़ो प्लेन वाले इसमें 11.6 में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? Sir, the normal to the plane and its distance from origin is given. Equation of a plane in normal form. नॉर्मल फॉर्म लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब, नॉर्मल दिया है मतलब क्या दिया है? नॉर्मल के डायरेक्शन नंबर दिए हैं। तो Yes, sir. प्लेन का बिना नॉर्मल दिए तो कोई बात ही नहीं हो सकती, ठीक है? जो मस्ट एलिमेंट है प्लेन के लिए वो उसका नॉर्मल है। एक तरह से मैं बोलूं कि इसका हार्ट है, इसका दिल है, प्लेन का दिल है उसका नॉर्मल, उसके बगैर वो जिंदा रह ही नहीं सकता, उसकी इक्वेशन की बात ही नहीं हो सकती, कोई कल्पना नहीं हो सकती, कोई इमेजिनेशन नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है क्या? कि जब भी मैं इक्वेशन की बात करूंगा प्लेन की, मेरे दिमाग में पहला चीज समझ में आना चाहिए कि भाई नॉर्मल दिया है कि नहीं दिया। अगर नॉर्मल नहीं दिया है, इस प्लेन का इक्वेशन नहीं निकाला जा सकता, या अगर नॉर्मल नहीं निकाला जा सकता प्लेन का, तो इक्वेशन भी नहीं निकाला जा सकता। तो प्लेन के साथ जो है वो साथ साथ चलते रहेगा परछाई की तरह। वो कौन सी चीज है? उसका नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वो हमेशा यूनिक होता है। और ऐसी कोई चीज जो किसी के साथ यूनिकली अटैच्ड है वो मस्ट है। आधार कार्ड में आपके यहाँ अंगूठा जो होता है ना, वो दिखाने से क्या होता है? यूनिक होता है वो। जस्ट लाइक दैट, आपका जो बोलना चाहिए, ये बिल्कुल आधार नंबर ही है, समझ जाओ, हर एक प्लेन का वो यूनिक है वो, ठीक है? उसका जो नॉर्मल है वो क्या है? वो मस्ट है। तो बिना नॉर्मल के कोई बात नहीं होगी। हाँ, अब अगर नॉर्मल दे दिया है, उसके अलावा उसको जो देना है दे। प्लेन पे पॉइंट दे दे, पॉइंट नहीं देता है तो प्लेन का डिस्टेंस दे दे ओरिजिन से। अभी पहले सिचुएशन में पॉइंट नहीं दिया, वो डिस्टेंस दे दिया है। क्या दे दिया है? डिस्टेंस दे दिया। कहां से डिस्टेंस दे दिया है? ओरिजिन से डिस्टेंस दे दिया है, और नॉर्मल का आपको डायरेक्शन नंबर दे दिया है, नॉर्मल दे दिया है, और बोलता है इक्वेशन निकालना है। बताइए क्या सिचुएशन हो सकती है, कैसे निकाला जा सकता है? एनी आइडिया? ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसी डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपको एक प्लेन दिया हुआ है, ट्रायंगल जैसी कोई चीज दिख रही ना, ये प्लेन का पीस है, एक टुकड़ा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा एक्स वाई जेड। मैं बोलता हूँ हर बार कि ये पॉइंट एक्स वाई जेड कहाँ पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है, मैंने आर वेक्टर ले लिया। अभी आपको नॉर्मल दिख रहा होगा कि नॉर्मल जो प्लेन है उसका डिस्टेंस जो है वो डी दिख रहा है। तो भाई नॉर्मल का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? डी एन कैप बन जाएगा। ये नॉर्मल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? डायरेक्शन बन जाएगा ना ये एक। कैन यू सी एनपी क्या है यहाँ पे? अभी एनपी क्या होगा यहाँ पे? आपको ये चीज दिख रहा होगा कि ओ एन जो है परपेंडिकुलर होगा किसके? पी एन के या एनपी के। तो एनपी वेक्टर क्या बन रहा है? एनपी वेक्टर आपको ये दिखा, ये एक्चुअल में क्या हुआ? डीएन कैप क्या है? ओ एन वेक्टर मैंने बनाया सबसे पहले।
तो ये ओ एन वेक्टर तो दिया नहीं है आपको, डायरेक्शन नंबर दिया नॉर्मल का, ओ एन वेक्टर नहीं दिया है। डायरेक्शन देखो, लाइन का डायरेक्शन नंबर अलग है, नॉर्मल देखो, बात समझने की चीज है कि वेक्टर और लाइन में फर्क है। लाइन एक बड़ी लंबी चीज होती है, यहां से लेकर वहां तक एंडलेस चीज होती है, लेकिन वेक्टर जो होता है एक टुकड़ा होता है, पीस होता है। अब बताओ ओ एन लाइन है कि टुकड़ा है, पीस है? इट्स अ पीस ऑफ दैट लाइन ना, एंड दैट लाइन इज द नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो ये ओ एन वेक्टर है, इस ओ एन वेक्टर को निकालना जरूरी है। ओ एन वेक्टर के लिए मैंने क्या किया, इसका डिस्टेंस दिख रहा है मैग्नीट्यूड डी, और एन कैप उसका डायरेक्शन। क्या होता है, किसी वेक्टर को निकालना है तो डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर बन जाता है। तो ओ एन वेक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया, डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और डी डिस्टेंस, उसका जो डिस्टेंस है या लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर बना लिया। तो ओ एन वेक्टर कैसे बना वो दिख रहा है क्या आप लोगों को? इज इट Yes, क्लियर? sir. ओ एन वेक्टर, अच्छा ये ओ एन वेक्टर जो है वो पी एन वेक्टर की परपेंडिकुलर, अच्छा ये ओ एन वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर है। ये कहाँ है? ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ये। और पी एन कहाँ पे है? ये लाइन, ये जो वेक्टर है पी एन वेक्टर, ये कहाँ पे है? ये प्लेन पे है। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए ना। तो ये पी एन वेक्टर निकालेंगे कैसे? अभी मैंने आपको बताया पी एन वेक्टर निकालने का तरीका। अब बताओ, ओरिजिन से कोई भी चीज अगर आपको प्लेन पे, सपोज आपको मालूम होगा कि ओरिजिन से किसी भी वेक्टर, ओरिजिन से कोई भी वेक्टर बनाते हैं तो एक्चुअली उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। तो आपको लगता है ना कि एन पॉइंट जहां पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसका आपको वेक्टर मिल गया, पोजीशन वेक्टर मिल गया। ये दिख रहा है आर माइनस ए, एक पोजीशन वेक्टर है कि नहीं है? Yes, sir. यस एग्जैक्टली। तो ये चीज समझ में आ रही है क्या? ये डीएन वेक्टर क्यों किया बताइए? सर वो ओ एन का वैल्यू है। ओ एन का वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया ना, तो ये चीज होती है। तो मैं आपको अगर इन शॉर्ट अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, ठीक है, इन कैलकुलेशंस पे अगर आप नहीं जाना चाहते क्योंकि प्रूविंग जनरली नहीं आती है, जनरली क्या आएगी ही नहीं, तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको एक चीज समझा रहा हूँ, मैं जो पॉइंट आपको बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, वेरी शॉर्ट, कि अगर नॉर्मल फॉर्म आपको जानना है तो नॉर्मल तो आपको जो भी है गिवन रहेगा, प्लेन का नॉर्मल गिवन रहेगा, बस आपको क्या करना है, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या करना है, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकाल लेना है और आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेना है हमेशा। जब भी आर वेक्टर, देखो प्लेन जो होता है ना, अभी आप आगे चलोगे इसके पढ़ोगे, इसका जो जनरल फॉर्म होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, डी होता है ऐसा, यहाँ एन वेक्टर लिखा है, यहाँ एन कैप लिखा है। तो एन, कभी भी आर वेक्टर को अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं नॉर्मल के यूनिट वेक्टर के साथ तो वो नॉर्मल फॉर्म बनता है, और जो भी कांस्टेंट आएगा ओरिजिन से डिस्टेंस बताएगा, जो भी कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। अब जैसे आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी वेक्टर का एक और फॉर्म डिस्कशन करते हैं, तब आपको नॉर्मल फॉर्म ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़ते हैं, पढ़िए आस्था अग्रवाल, एग्जाम्पल 13। Yes, find the equation of the plane which is at the distance of 6 upon root 29 from the origin and its normal vector from the origin is 2 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap. Also find the Cartesian form. बहुत सिंपल सी चीज है कि ओरिजिन से डिस्टेंस दिया है क्या, इक्वेशन का ओरिजिन से डिस्टेंस दे दिया है, क्या क्या दिया उस पर फोकस करो। ओरिजिन से डिस्टेंस दे दिया है, नॉर्मल भी दे दिया है, फाइंड द इक्वेशन बोलता है, कुछ नहीं करना है, आर वेक्टर डॉट एन कैप निकालना है। एन कैप कितना आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करने से रूट 29 आ रहा है, एन कैप निकालो इज इक्वल टू 6 अपॉन रूट 29 कर दो, इक्वेशन मिल जाएगा। देखो एन कैप ये निकल गया है, इसकी बात कर रहा था मैं, ये समझ में आ रहा है क्या? कभी भी ओरिजिन से डिस्टेंस दिया है प्लेन का नॉर्मल फॉर्म ही जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस ही बताता है आर डॉट एन कैप। अभी कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। एग्जांपल नंबर 14 पढ़िए वंश। Yes, sir. Find the direction cosines of the unit vector perpendicular to the plane r into vector 6i minus 3j minus 2k plus 1 equals to 0 passing from the origin. इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है? आपको एक प्लेन का इक्वेशन दिया दिख रहा होगा,
Yes, sir. तो मैं जब भी आपको बोलता हूँ कि प्लेन का इक्वेशन दिया वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, r डॉट दिस इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है क्या? अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। अभी परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल है, कहीं लिखा नहीं नॉर्मल, आपको समझना है ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल का आपको क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब क्या है? ओरिजिन से पास होने वाला। तो सिंपल सी चीज है कि ये आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर होता है, ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ये कैसे निकाला है? ये समझ में आ रहा है क्या? ये कैसे निकाला है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इज इट क्लियर? तो ये इस पूरी चीज का बोलने का एक ही मतलब है, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकालना, और कोई मतलब नहीं है। ये इक्वेशन यहां समझ में आ रहा है? ये 1/7 क्या है बता दो? अगर इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया तो ये 1/7 ओरिजिन से डिस्टेंस है प्लेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एग्जांपल नंबर 15 पढ़िए चारुल। Yes, sir. Find the distance of the plane 2x minus 3y plus 4z minus 6 is equal to 0 from the origin. देखो, अगर वेक्टर का इक्वेशन ऐसा दिया है और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो मॉड n से डिवाइड कर दो, मतलब n कैप में ले आओ। एक्चुअल में क्या होता है, ये डायरेक्शन डीसीएस होते हैं। जैसे ही नॉर्मल किसी भी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? डायरेक्शन रेशियो मिलता है कि डायरेक्शन कोसाइन मिलता है? Cosine. डायरेक्शन कोसाइन मिलता है। इसका यहाँ पे वही करना है, 2 3 4 का √29 आता है लेंथ। ठीक है, जैसे ही √29 से आपने डिवाइड किया, ये मिल गया आपको LMN। और जो नंबर आएगा वही बताएगा ओरिजिन से डिस्टेंस d। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए ABC को किस में कन्वर्ट करना चाहिए? LMN में कन्वर्ट करना चाहिए। जो कांस्टेंट आएगा वो क्या बताएगा? ओरिजिन से डिस्टेंस बताएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये मैं आपको Yes, अगर sir. एकदम शॉर्ट में एक चीज बोलूं कि प्लेन जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं यूनिट वेक्टर और कुछ नहीं है। तो अगर नॉर्मल को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दें तो जो कांस्टेंट आता है हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। और अगर r.n वेक्टर है तो वो कुछ भी हो सकता है, वो नंबर कांस्टेंट नंबर कुछ भी बताएगा, उसका कोई सेंस नहीं है। एग्जांपल नंबर 16 पढ़ेंगे आदि जुवेकर। Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane 2x minus 3y plus 4z minus 6 equal to 0. देखिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने बोलता है। ये प्लेन दे दिया, प्लेन का इक्वेशन दे दिया है। बुक में जो आंसर बना है उसको समझने की जरूरत नहीं है आपको, मैं एक जनरल चीज बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट 6 है, लेकिन आप ये 6 जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस से आप बोल नहीं सकते हैं। बेसिकली प्लेन का जो इक्वेशन होता है, कार्टेशियन इक्वेशन, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म होता है इसका ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? यहाँ d एक कांस्टेंट नंबर है, abc डायरेक्शन नंबर है। इन्हीं डायरेक्शन नंबर को नॉर्मल बोला जाता है, नॉर्मल के डायरेक्शन नंबर्स बोले जाते हैं, n वेक्टर। तो कितना मस्ट पार्ट है देख लीजिए, कितना जरूरी पार्ट है प्लेन में एबीसी। अगर एबीसी ना रहे तो इस प्लेन में कुछ रहेगा ही नहीं, निकाला ही नहीं जा सकता यूनिकली। ठीक है, और जो दूसरी चीज होती है डी कांस्टेंट, ये डी कांस्टेंट निकालने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। तो नॉर्मल की जगह आपको पता चल गई, ये डी निकालने के लिए कोई भी सिचुएशन दे सकता है, कोई पॉइंट दे सकता है, व्हाटएवर कोई भी सिचुएशन दे सकता है, इट मे एनी सिचुएशन टू डिटरमाइन डी। मगर एबीसी निकालने के लिए मस्ट है नॉर्मल, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नॉर्मल चाहिए ही चाहिए, तभी एबीसी निकलेगा। क्लियर है क्या? अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपके सामने कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, ओरिजिन से प्लेन पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो से अगर ये आपका प्लेन दिख रहा है, यहां से मैंने कोई पॉइंट ले लिया 0 0 0, यहां से ऐसा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मुझे चाहिए। सिंपल सी बात है कि ये एक लाइन होगा, लाइन जब प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा तो ये फुट बन जाएगा। अब ये लाइन को निकालेंगे कैसे? अब ये लाइन आपको नहीं लगता कि प्लेन के परपेंडिकुलर है लाइन? तो नॉर्मल तो दे दिया है प्लेन का 2 3 4 और ओरिजिन, तब भैया लाइन का इक्वेशन निकाल ही सकते हैं।
कैसे निकालेंगे लाइन का इक्वेशन? आर वेक्टर इज इक्वल टू 0,0,0 प्लस लैम्डा डायरेक्शन नंबर 2, -3, 4। ये समझ में आ रहा है क्या लाइन? अब एनी पॉइंट क्या होगा? एनी पॉइंट का मतलब आर वेक्टर। अब आर वेक्टर यहाँ पे भी है, आर वेक्टर यहाँ पे भी है, सेटिस्फाई कैसे करेगा? आर वेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्स वाई जेड अगर लैम्डा के टर्म्स में निकालूं तो क्या आएगा? एक्स की वैल्यू देखो आ रहा होगा तुम्हारा 2 लैम्डा, वाई आ रहा है तुम्हारा -3 लैम्डा, और जेड आ रहा है क्या? 4 लैम्डा। ये रख दो, एक्स वाई जेड तीनों को यहाँ रख दो, लैम्डा निकल जाएगा। तो जो लैम्डा आएगा वो क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट बताएगा आपको, और यही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? आगे और क्वेश्चन बनाते ज्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है? और एग्जांपल देखते जाते, बहुत सारे आपको इलस्ट्रेशन देखते जाना, तब जाके वो चीज जो है वो समझ में आएगी आपको कि क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आर्टिकल पढ़िए देव धारीवाल, क्या लिखा है हेडिंग? Yes, sir. Equation of a plane perpendicular to the given vector and passing through a given point. In the space, there can be many planes that are perpendicular. एक पॉइंट दिया है, जस्ट वेट, एक पॉइंट दिया है r माइनस a और n वेक्टर नॉर्मल वेक्टर। ये समझ में आ रहा है कि अगर पॉइंट और नॉर्मल दिया है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? अब देखो दो सिचुएशन आ गई। पहले सिचुएशन में आपने पढ़ा कि अगर वेक्टर में भैया n डॉट n कैप इज इक्वल टू d, ओरिजिन से डिस्टेंस दिया है तो ये बनेगा। अगर वेक्टर पे कोई पॉइंट दे दिया है और नॉर्मल दे दिया है तो इक्वेशन जो है वो ये बनेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों चीज समझ में आ रही है? दो इक्वेशन है आपके पास। एग्जांपल नंबर 17 पढ़िए देव। Find the vector and Cartesian equations of the plane which passes through the point 5, 2, -4 and perpendicular to the line with direction ratios 2, 3, -1. देखो ये मैंने एक प्लेन बना दिया, ठीक है? एक छोटा सा मैंने ऐसा प्लेन बना दिया, ठीक है? अब इस प्लेन पे आपको एक पॉइंट दिया है, पॉइंट है तुम्हारा 5, 2, -4, और नॉर्मल जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर होगा किसके? ये एक पॉइंट दिया है उसके, और एक आपका आर वेक्टर होता है, आर माइनस ये ए वेक्टर दिया है। तो प्लेन पे हो गया आर माइनस ए वेक्टर, ये हो गया नॉर्मल, आर माइनस ए डॉट नॉर्मल 0, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब बस रखना है खाली, यहाँ पॉइंट रख देना उठा के, नॉर्मल के डायरेक्शन नंबर दिए हैं, आई जे कैप लगा देना, एन वेक्टर बन जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस ए कैप, बस हो गया। ऐसा करके बस रख देना उसको। वेक्टर बोला है तो वेक्टर के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, कार्टेशियन बोला है तो आई जे के हट जाएगा। आई जे के हटाने का तरीका पता है? डॉट प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं? आई से आई मल्टीप्लाई होता है, जे से जे मल्टीप्लाई होता है, आर वेक्टर की जगह एक्स वाई जेड आता है। तो ये सारी चीजें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्लियर है क्या? तो कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म। आई जे के हटाना आता है, अगर डॉट प्रोडक्ट दिया है तो आई से आई मल्टीप्लाई होगा, जे से जे मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? ये आर वेक्टर है, उसको एक्स आई वाई जे के तो कंबाइन करना आता होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट सब जानते हो आप, सारे ऑपरेशन आपने वेक्टर में पढ़ रखे हैं, ठीक है? अभी एक और सिचुएशन पढ़ते हैं 11.6.3। परीक्षित सिंह पढ़िए। Equation of line passing through 3 non-collinear points. बस ये लास्ट सिचुएशन है कि 3 पॉइंट दे दिया है, नॉर्मल भी नहीं दिया है। अब सवाल आता है, सर आपने तो बोला था कि नॉर्मल देगा ही देगा, यहाँ तो 3 पॉइंट दे दिया, नॉर्मल दिया नहीं, अब क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, आपको सिचुएशन में समझाता हूँ। आप जिस प्लेन पे बैठे हैं, जिस टेबल पे, उसी टेबल पे आप 3 पॉइंट ऐसे इमेजिन करिए, ठीक है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, करेक्ट? अब चौथा पॉइंट तो हम खुद ही लेते हैं, आर वेक्टर। अब अगर ए वेक्टर से मैं सबको जोड़ दूं तो क्या होगा? ऐसे 3 लाइन बनेगा, ए वेक्टर से शुरू किया, बी को जोड़ा, सी को जोड़ा, आर को जोड़ा, तो 3 वेक्टर बने प्लेन पे। 3 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाए जा सकते हैं। पहला वेक्टर बना आर माइनस ए, दूसरा वेक्टर बना बी माइनस ए, और तीसरा वेक्टर बना सी माइनस ए। ये 3 वेक्टर समझ में आ रहे हैं? अच्छा, इन 3 वेक्टर में से ये जो 2 वेक्टर हैं, बी माइनस ए और सी माइनस ए, ये जो 2 वेक्टर हैं, इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है कि 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर जो है वो कहां जाएगा? 2 लाइन उसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल बन गया कि नहीं बन गया? तो ये आपका है, ये एक वेक्टर मैंने बनाया बी माइनस ए वेक्टर,
c माइनस a वेक्टर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा यही नॉर्मल होगा। इसी क्रॉस प्रोडक्ट से नॉर्मल निकाला, और ये देखो आपको दिख भी रहा होगा, ये यहाँ फॉर्मूले पे दिख भी रहा होगा, b माइनस ए सी माइनस ए क्रॉस प्रोडक्ट बनाया, ये नॉर्मल बन गया। पुराना पिक्चर दिखा, r माइनस ए डॉट एन वेक्टर, प्लेन का बेसिक डेफिनेशन ही बोलता है ये। तो बस यहाँ से प्लेन का पूरा वैरायटी खत्म हो जाता है, इक्वेशन की पूरी वैरायटी खत्म हो जाती है। इक्वेशन समझने के बाद अपने आप क्वेश्चन जो है बनने शुरू हो जाते हैं। एग्जांपल नंबर 18 पढ़ेंगे चारों। Yes, sir. Yes, sir. Find the vector equation of the plane passing through the points r 2, 5, minus 3, s minus 2, minus 3, 5, and t 5, 3, minus 3. तो बेटा आप लोगों को दिख रहा है r माइनस ए क्या है, n वेक्टर कैसे निकालेंगे समझ में आ रहा है। 3 पॉइंट से कितने वेक्टर बनाए जा सकते हैं चारुल? ये 3 पॉइंट्स आर गिवन, Yes, वी sir. कैन फॉर्म 2 वेक्टर्स। 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बना सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। फ्रॉम 3 पॉइंट्स वी कैन मेक 2 वेक्टर्स। तो अब ये 2 वेक्टर्स जब हमने बना लिए तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? क्योंकि वेक्टर आर कोप्लेनर, दिस 2 वेक्टर्स आर एक ही प्लेन पे हैं, तो ऑब्वियसली इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ। यहाँ पे आर एस दिख रहा है, आर एस समझ में आ रहा है, आर एस क्या है। देन आर टी समझ में आ रहा है, आर एस एंड आर टी समझ में आ रहा है। ये 2 वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ही नॉर्मल बनेगा। मतलब नॉर्मल निकालना सीख गए आप। अब 3 पॉइंट दिए, 3 में से कोई भी पॉइंट लेके r माइनस से बना सकते हो। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो मेन खेल क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट को समझना, नॉर्मल। सर मुझे डाउट है। हाँ पूछिए सर तो कोई भी 2 पॉइंट को लेके नॉर्मल बना, कोई भी दो पॉइंट नहीं, 3 पॉइंट दिए हैं तभी नॉर्मल बनेगा। सर ऐसा कोई फिक्स तो किसी को ले लेंगे? कोई इनिशियल ले सकते हैं, कोई इनिशियल मतलब जैसे इसने लिया ना आर एस देन आर टी, अगर आप चाहें तो एस आर एस टी भी ले सकते हैं, आप चाहें तो टी आर एंड टी एस भी ले सकते हैं, कोई भी पेयर ले सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि जो ऑर्डर में लिखा है वही हम लेंगे, ठीक है। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट हम बाद में देखेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है नॉर्मल का, इस पे एंगल वगैरह काफी सारी चीजें आती है। लेकिन मेरे पास 5 मिनट का टाइम और लूंगा मैं आपसे, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। देखो एमटीजी मैंने आपको भेजा था, मुझे थोड़ा शेयर करेंगे क्या? एमटीजी में जो आपका ये है इंट्रोडक्शन टू 3D, ठीक है, उसमें मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा कि वो क्वेश्चन आपको कैसे बनाने। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कल करेंगे हम वैसे भी। तो किसी के पास है क्या वो फाइल? भेजना है आपको? आज के चैप्टर में हमने क्या सीखा है बताइए। आज के पर्टिकुलर लेक्चर की बात करूं तो आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है, क्या हमको समझ में आया, क्या बात समझ में आ रही है? सबसे पहले प्लेन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो तो नॉर्मल होता है उसके लिए। फिर हमने उसके 3 इक्वेशन पढ़े कि पहला इक्वेशन था जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और दूसरा नॉर्मल दिया होगा। चारुल इक्वेशन एक ही होगा, कंडीशन। हाँ सिचुएशंस हैं, 3 अलग अलग सिचुएशंस थे। हाँ सिचुएशन। ओके जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं कि जैसे यहाँ पे अभी कोप्लेनरिटी आ गया, अभी लाइन और प्लेन एक साथ कनेक्ट होने वाले हैं। आपको ये 11.7 दिख रहा है, 11.7 के ठीक पहले 11.6 तक आप लोगों ने बनाया था क्या क्वेश्चन? नहीं 11.6 देखिए प्लेन दिख रहा है आपको। पहला क्वेश्चन 71, देवधारीवाल पहला क्वेश्चन पढ़ो 71 11.6। Yes sir. Find the vector equation of a plane which is at a distance of 5 units from the origin and its normal vector is 2i cap minus 3j cap plus 6k cap. कभी भी ओरिजिन दे दे तो क्या करना चाहिए? नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकालना चाहिए। क्या आएगा यूनिट वेक्टर? 4 + 9 + 36 हाउ मच? 7 आ रहा है। Yes sir. 2/7 i cap minus 3/7 j cap plus 6/7 k cap, ये n कैप बन गया और r वेक्टर ये बन गया, और जो कांस्टेंट आएगा वो 5 लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है? 5 होगा। Yes, तो इतना ही करना था। ओके देन 72, 73, 74 ये सारे क्वेश्चन है जो प्लेन पे बेस्ड है, ठीक है।
81 तक आप बना सकते हैं। 11.7 में कल डिस्कशन कर लूंगा आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you, sir.